नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आसियान भारत शिखर सम्मेलन की, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 6 और 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और आपसी सहयोग की भविष्य की दिशा तय करेगा। ये सम्मेलन आसियान देशों के राजनेताओं और भारत समेत इसके 8 संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। आसियान के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति के साथ साथ व्यापक हिंद प्रशांत महासागर के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र हैं। इस साल के शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले विकास का केंद्र है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, और ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत में G20 को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, अंतिम चरण में हैं। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो डायरेक्टर हैं विवेकानंद फाउंडेशन के। अरविंद जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही जो आसियान के अंतर्राष्ट्रीय पहलू हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हर्ष वी पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी ORF के। आपका स्वागत है हर्ष जी संसद टीवी पर। और शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा आसियान का है, भारत के संबंधों का है, और ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत में G20 को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से दोनों ही शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कैसे देखते हैं जो आसियान शिखर सम्मेलन है भारत आसियान का, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, G20 की तैयारियां चल रही हैं और भारत की 1 साल की जो प्रयत्न है वो अब 2-1 दिन में साकार होने वाले हैं। लेकिन इस समय पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ समय निकाला और आसियान इंडोनेशिया जाकर इंडिया आसियान और ईस्ट एशिया समिट के सम्मेलनों में भाग लेने का निश्चय किया। तो इससे पता चलता है कि भारत इस इलाके को और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत महत्व देता है। इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है उस समय जबकि विश्व में बिखराव और टकराव दोनों जो टेंडेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी, अभी भी कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसकी जो रिकवरी है अभी काफी कमजोर है और सारे लोग इसी से प्रभावित हैं, चाहे वो भारत हो या आसियान हो। और इस समय में प्रधानमंत्री का वहाँ जाना जी, और इंडोनेशिया में और लोगों से मिलना और इंडोनेशिया के साथ, खासकर इंडोनेशिया के साथ एक बायलैटरल मीटिंग्स करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के इंटरेस्ट और जी, हमारी ग्रोथ के इंटरेस्ट दोनों आसियान कंट्रीज के साथ बहुत ही निकट से जुड़े हुए हैं। जी, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में अब इंडो पैसिफिक का एक बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी है और इंडो पैसिफिक में भारत ने कई बार कहा है कि आसियान की सेंट्रलिटी उसके लिए बहुत जरूरी है। जी, तो इन बातचीत में और इन शिखर वार्ता में जो हो रही है उसमें भारत और आसियान के बीच अगर इंडो पैसिफिक आउटलुक उनकी जो है और हमारी जो इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन स्ट्रेटजीज हैं उसमें कुछ तालमेल बैठे तो ये दोनों के लिए एक अच्छी बात होगी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी, बिल्कुल, अभी हाल ही में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आसियान के साथ बना है बिल्कुल। और उसमें कई नए मुद्दे और कई नए विचार आए हैं। जी, जी, अरविंद उनको जी। आगे कैसे किया जाए उसके बारे में बातचीत होगी। जी, बिल्कुल अरविंद जी, तमाम पहलू हैं आसियान और भारत शिखर सम्मेलन के, बात चाहे रक्षा
की हो या बात चाहे व्यापार की हो, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हर चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि आसियान देशों को भारत जिस तरह से प्राथमिकता देता है संबंधों को लेकर, वो इस बात से भी प्रकट होती है कि शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय निकालकर आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। आप कैसे देखते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन के पहलुओं को, और साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के क्या मायने हैं, क्या एजेंडा है, क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, हिंद प्रशांत जिसका जिक्र अभी डॉक्टर गुप्ता ने भी किया, वो एक तरह से जो जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल नीतिक जो ट्रेंड्स हैं उसका केंद्र बनता जा रहा है। और उसमें आसियान जो है, ईस्ट एशिया समिट, दोनों ही इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे जो कुछ भी उथल-पुथल इस इलाके में हो रही है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। जी। हालाँकि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस, दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म्स में दिक्कतें आ रही हैं और वो दिक्कतों से भी निपटने के उपाय खोजने पड़ेंगे और खोजे जा रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो यही 2 हैं। तो उसमें आसियान और ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी का जाना अपने आप में दर्शाता है कि वो न सिर्फ हमारे बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंध है आसियान के साथ उसको महत्व दे रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अंडरस्कोर कर रहे हैं, बल्कि वो एक बात और बता रहे हैं अपनी विजिट के द्वारा, अपनी यात्रा के द्वारा, कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये इतना महत्वपूर्ण बनता जा रहा है और जिस तरह से बिखराव, फ्रेगमेंटेशन हम देख रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में और जो बड़ी शक्तियां हैं उनके बीच में तनाव देख रहे हैं, उसको देखते हुए भारत क्या कोई ऐसी पहल कर सकता है जो कि एक ज्यादा स्टेबिलिटी इस रीजन में आए, क्योंकि हमारे जो लिंक्स हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं इस रीजन के साथ, आसियान जी। के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, उसको हमको ध्यान में रखकर स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों की बात करनी है, जिसका कि आपने भी जिक्र किया कि जो आसियान का समिट का मेन वो है, एपिसेंटर फॉर ग्रोथ कहा है, कि वो कैसे आसियान को हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट से जोड़ें और उसमें ग्रोथ, जो पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी है, उसको तेजी से आगे लाया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके दूरगामी परिणाम आसियान देशों के लिए तो होंगे, पर उनके जो सारे मित्र देश हैं, जो इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं, उनसे, उनके साथ उनको उनको भी काफी जो परेशानी है वो झेलनी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का दौरा कई चीजों को रेखांकित कर रहा है, कई ऐसे जो ट्रेंड्स हैं उनको रेखांकित कर रहा है। हमारी अपनी द्विपक्षीय संबंध है, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारा हिंद प्रशांत में रोल है, और एक ये कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है जिसमें कि उथल-पुथल इस क्षेत्र में मची हुई है, उसमें भारत क्या रोल प्ले कर सकता है। तो उसका मुझे लगता है आकलन हम इसी बात से कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकाला और वो ये G20 समिट के बावजूद जी। वहां जा रहे हैं और अपनी बात रखेंगे। जाहिर तौर पर जो आसियान देशों की अगर बात की जाए तो कुल आबादी 650 मिलियन है, और अगर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बात की जाए तो 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये लगभग 86% बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अंदाज लगाया जा सकता है भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आसियान देशों के साथ संबंध। लेकिन अरविंद जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं जानना समझना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बात अगर हम इसके एजेंडे की करें तो लॉर्ड फेयर के बाद हिंद प्रशांत महासागर, जिसका जिक्र आप दोनों ने किया, और जाहिर तौर पर इस चर्चा के केंद्र में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रह सकता है। कौन से मुद्दे हैं ऐसे, और खास तौर से वो मुद्दा क्या है? ये अभी हाल ही में चीन ने एक नक्शा छापा है, जिसकी वजह से पड़ोसी देशों में एक बहुत चिंता आई है। तो उसकी बात, उसमें कुछ आसियान के मुल्क भी हैं और भारत भी उससे प्रभावित हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे मालूम चलता है कि जो चीन की अपनी एक नीति है, जी। जो कि एक एक्सपेंशनिस्ट नीति है और एक असर्टिव उसका एक रवैया है, वो उभर के आ रहा है। और वो एक इंडिया पैसिफिक में या हिंद प्रशांत महासागर में बड़ी चिंताएं पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजे कई तरह से, इसके रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। अभी आपने देखा कि पिछले महीने ही जापान और अमेरिका और साउथ कोरिया,
ये तीन लोग, इनके राष्ट्रपति लोग और प्रधानमंत्री मिले कैंप डेविड में, और एक बहुत बड़ा एक उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो कि लगभग ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह की सिक्योरिटी अलायंस बन रही है। और उन्होंने उसमें भी इंडो पैसिफिक का जिक्र किया है, जी। जबकि ये उनका ध्यान जो है वो नॉर्थ कोरिया पे ज्यादा है, लेकिन उनकी अब सहयोग इंडो पैसिफिक तक जाएगा। अगर आप देखें फ्रांस और इंडिया, जब अब प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला, उसमें भी इंडो पैसिफिक का जिक्र है। और इंडो पैसिफिक में यूरोप के कई देश हैं जो कि अपनी अपनी नीतियां ला रहे हैं। और ये सब हुआ है पिछले कुछ सालों में, जबकि चाइना का असर्टिवनेस इस जगह बहुत इस इलाके में बहुत बड़ा है, इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक। तो मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है वो जी। यही है कि चाइना का जो राइज है, असर्शन है, उससे कैसे निपटा जाए, और सभी देश इसकी कोशिश कर रहे हैं। जी। और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इंडोनेशिया में, ये उसकी छाया में हो रही है। जी। जाहिर तौर पर जो चीन की विस्तारवादी सोच है, उसका कहीं ना कहीं असर आसियान देशों के साथ जो संबंध है, खास तौर से हिंद प्रशांत महासागर की बात की जाए तो उस पर देखने को मिलता रहा है। हर्ष जी, अगर बात चीन से परे अगर विकास की जाए, क्योंकि इस बार के शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो आसियान मामलों में विकास का जो मुद्दा है वो प्रमुख रूप से है, और भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसके चलते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति रही है उनकी सरकार की, एक्ट ईस्ट नीति पर खासा जोर रहा है। वो कौन से मुद्दे हैं जिसके चलते भारत और आसियान देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की जरूरत है? देखिए, दोनों ही एक तरह से जिस जिस तरह की उथल पुथल हम हिंद प्रशांत का जिक्र कर रहे थे, उस वो जिस तरह की उथल पुथल इस क्षेत्र में हो रही है, उससे भारत भी प्रभावित उतना ही हो रहा है जितने आसियान देश प्रभावित हो रहे हैं। तो आसियान का जब हम डिस्कशन करते हैं, एक समय ऐसा ऐसा माना जाता था कि आसियान जैसा सफल रीजनल प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि आसियान के अंदर ही बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अलग अलग देश जो है वो अलग अलग तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। हमने डॉक्टर गुप्ता ने जिक्र किया कि किस तरह से चीन का जो मैप आया, उसमें जी। हमने देखा कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया ने उसका बहुत प्रभावी तौर पर उस पर अपना एतराज जताया, उसको क्रिटिसाइज किया। पर कुछ ऐसे देश हैं जो अपने को चीन के करीब मानते हैं आसियान के अंदर, और उसका नतीजा हमको ये देखने को मिल रहा है कि आसियान एज एन एंटिटी जो है उसमें थोड़ी सी शिथिलता आती दिखाई दे रही है। तो सवाल जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ का करते हैं, तो आसियान का जो बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था वो ये था कि आसियान ने जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं इनको इकट्ठा करके एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया गया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1970-80 के दशक में इस क्षेत्र ने काफी तरक्की करी आर्थिक तौर पर, और उसी उसी तरक्की की बुनियाद पर जो आसियान की हम सेंट्रलिटी की आज बात करते हैं, हम कर पाते हैं। जी। तो वहां मुझे लगता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी जो साउथ ईस्ट एशिया में जिसकी बात हो रही है, और किस तरह से भारत जो कि वैश्विक तौर पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसका मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन का एलिमेंट ये रहेगा। क्योंकि चीन और अमेरिका की तनातनी के ऊपर उठकर अगर आसियान को अपना भविष्य साधना है, तो उसको भारत जैसे देशों के साथ खासकर आर्थिक संबंधों पर जोर देना होगा। जी। और वो आर्थिक संबंध तभी हम तटस्थ कर पाएंगे जब हमारे जो सामरिक संबंध हैं उसमें और गति आएगी। तो हमने, अगर एजेंडा की आप बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे लगता है मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर कुछ खासा एक अनाउंसमेंट की बात कही जा रही है कि एक मैकेनिज्म क्रिएट होगा इंडिया और आसियान के बीच में मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड। और डिजिटल, मुझे लगता है एक ऐसा एरिया है जहां भारत चाहता है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है वो हम आसियान देशों के साथ शेयर करें। तो ये जो दो ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत अपनी एक स्टेक होल्डर बन रहा है आसियान में, आसियान के देशों के साथ, और अपनी जो प्रगति है उसकी कुछ क्रिटिकल एरियाज में उसको बांट रहा है आसियान के देशों के साथ। तो वो दोनों तरह से मदद करेगा। सामरिक तौर पर हम ज्यादा प्रभावशाली बन पाएंगे आसियान के मेंबर्स के साथ, और दूसरा जो आसियान देशों की अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी के बीच में पिसते जा रहे हैं,
उससे उठकर भारत के साथ सहयोग अगर होता है, बढ़ता है आगे, तो उससे उनको भी थोड़ी सी जो स्पेस है मैनूवरिंग के लिए मिलेगी। जी, हर्षी, एक मुद्दा कनेक्टिविटी का है जो खास तौर से आसियान देशों के साथ भारत के जो व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं, उसमें कनेक्टिविटी की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, खास तौर से वो भी कहीं ना कहीं भारत की प्राथमिकता में हैं, आसियान देशों की प्राथमिकता में हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे लिए जी, हर्षी, मैं आपसे जी जानना चाहता हूँ। जी, कनेक्टिविटी देखिए, जो आर्थिक संबंधों को अगर हमको और ज्यादा प्रभावशाली बनाना है, तो उसमें कनेक्टिविटी तो आपको प्राइमरी तौर पर आपको फोकस देना पड़ेगा। और उसीलिए हमने देखा कि किसी भी तरह जो मल्टीपल जो चैनल्स हैं कनेक्टिविटी के, चाहे वो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की आप बात करें, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें, उन सारे एरियाज पर भारत ने काफी पिछले कुछ सालों से महत्व देने की कोशिश करी है। और आसियान के देश ये चाह रहे हैं कि वो जो कनेक्टिविटी की एक समस्या हुआ करती थी भारत के साथ, हालांकि हमारे बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन कहीं पर वो संबंध बीच में टूट से गए थे, उनको रिवाइव करना, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को जोड़ना, और उसके लिए फिजिकल कनेक्टिविटी को रिवाइव करना, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप भारत ले रहा है उस डायरेक्शन में। इंडोनेशिया के साथ हमने देखा कि कैसे एयर कनेक्टिविटी में काफी तेजी आई है पिछले कुछ सालों में। कई ऐसे देश हैं आसियान में जहां पर हमने एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया है, और डिमांड है कि ये कनेक्टिविटी आगे बढ़े, क्योंकि इससे पीपल टू पीपल टाइज में फर्क पड़ता है, आर्थिक तौर पर फर्क पड़ता है। तो वो जो कनेक्टिविटी का फ्रेमवर्क है, उसके बगैर भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो थोड़ी शिथिल पड़ जाती है। तो इसीलिए उस पर जोर देना, और वो जोर देने के बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो प्रभाव होंगे, वो हमको कई एरियाज में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए जब हम बात कर रहे थे मैरीटाइम सिक्योरिटी की या डिजिटल कनेक्टिविटी जी की, ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जो जोड़ने की कोशिश है आसियान को भारत के साथ और प्रभावशाली तरीके से। जी, बिल्कुल, डिजिटल कनेक्टिविटी का मुद्दा भी खासा अहम है। अरविंद जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि भारत ने आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया है और भुगतान सेवा यूपीआई का लाभ सिंगापुर में लिया जा रहा है। आप इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हर्ष ने भी अच्छा कहा कि बिना कनेक्टिविटी के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो कमजोर रह जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों में इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो यूपीआई कनेक्टिविटी चली है, जी, और वो मॉडल मुझे लगता है कि बाकी देशों के साथ भी उसको बढ़ाना चाहिए। एक तो ये हुई बात। दूसरा है जो एक फिजिकल कनेक्टिविटी है, उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। और वो ये है कि एक तो म्यांमार में इसमें स्थिति ऐसी है कि जो हमारे पहले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट थे, जी, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट से और म्यांमार से और थाईलैंड की तरफ जाते थे, तो उसमें तो अब थोड़ा प्रोग्रेस उसमें उसमें बाधा आ रही है। तो उसको सरकमवेंट करते हुए हमें लगता है कि आपको एयर कनेक्टिविटी, जो कि सिंगापुर के साथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन उतने बाकी देशों के साथ इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। शिपिंग लाइंस को भी हम बढ़ा सकते हैं। और डिजिटल कनेक्टिविटी अगर बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि काफी हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बल मिलेगा। जी। बिल्कुल, मुद्दा एक सुरक्षा का भी है, खास तौर से अगर पूर्व उत्तर में उग्रवाद की बात की जाए, तो उसको लेकर भी रह के सवाल उठते रहे हैं। जाहिर तौर पर ये एक मुद्दा ऐसा है जिसको भारत विभिन्न मंचों से उठाता रहा है। आसियान देशों की भूमिका को कैसे देखा जाए? क्यों महत्वपूर्ण है ये मुद्दा भारत की दृष्टि से? आतंकवाद तो देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक बहुत पुराना मुद्दा है। और जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, हमने देखा है कि पिछले दशकों में ये बहुत स्ट्रांग थे, बहुत इनकी प्रभाव था। खासकर बॉली बॉम्बिंग जब हुई, वो हम जानते हैं उसका पूरा वैश्विक प्रभाव पड़ा। और भारत और आसियान के बीच में इसमें काफी अच्छी योगदान और सहयोग अभी चल रहा है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसनेशनल क्राइम, जो कि एक टेररिज्म के साथ भी जुड़ता है, उसके ऊपर भी सहयोग की बात हुई है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमारे बीच में बन रही है, उसका एक बहुत बड़ा एक उसका अंग है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से और साइबर सिक्योरिटी,
जी। साइबर सिक्योरिटी एक नया मुद्दा है जिसके ऊपर कुछ पहले बात हुई है कुछ देशों के बीच में, लेकिन एक आसियान लेवल पे अगर हम उसके साथ जुड़ जाएं और सहयोग करें, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा और हम वैश्विक मंचों पे भी अपनी एक तालमेल बिठा सकेंगे। तो एक सामरिक जो हमारी पार्टनरशिप बन रही है, उसमें सिक्योरिटी का जो पिलर है, वो मुझे और एक सुदृढ़ होता नजर आ रहा है। जी। हर्ष जी, ये मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है चूंकि पूर्वोत्तर का सवाल है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद का मुकाबला करने और कर चोरी सहित साइबर सुरक्षा की बात की, आदि जो ऐसे मुद्दे हैं, आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। ये रणनीतिकार मानते हैं इस बात को। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमारा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और वहाँ पर जितनी समस्याएं हैं, वो सब ट्रांस एक तरह से ट्रांसनेशनल समस्याएं हैं और उसमें रीजनल कोऑपरेशन जो है संबंधों को सुधारना अपने खासकर जो देश हैं, लगे हुए देश हैं, उनके साथ बड़ा इम्पोर्टेंट एक मेट्रिक हो जाता है। हमने ये देखा कि जब मणिपुर की समस्या हुई थी, उसमें किस तरह से रीजनल जो एस्पेक्ट्स है उनका जिक्र किया था। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जब इसका जवाब दिया, तो उन्होंने इस बारे का जिक्र किया कि किस तरह से जो म्यांमार की अंदरूनी समस्याएं हैं वो भी इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों की सिक्योरिटी को लेकर। तो ये जो मुद्दा है काफी हिस्टोरिकल है, बना बहुत पहले से बना हुआ है और बीच में इसमें काफी हमने सुधार देखा है। क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारे संबंध आसियान देशों के साथ और सुदृढ़ हुए हैं, वैसे वैसे जो कैपेसिटी है हमारी इन जो रीजनल इश्यूज नॉर्थ ईस्ट में खासकर टैकल करने की, वो बढ़ी है। और इसीलिए भारत का जो एक काफी नुआंस्ड अप्रोच रहा है म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो इसीलिए रहा है कि भारत चाहता है कि जो हमारी जो पूर्वोत्तर की समस्याएं हैं उनको इम्पैक्ट न किया जाए, क्योंकि हमारा कोऑपरेशन म्यांमार की सरकार के साथ, म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काफी अच्छा रहा है। जी। लेकिन समस्या मुझे लगता है पैन आसियान लेवल पर यह है कि पैन आसियान एकजुट होकर म्यांमार समस्या के ऊपर अभी कोई मत नहीं बना पा रहा है और उसका इम्पैक्ट हमको रीजनल सिक्योरिटी के डिटीरियोरेशन में दिखाई दे रहा है कि जैसे वहां की समस्याएं बढ़ रही हैं पूर्वोत्तर में और जो म्यांमार में जिस तरह से अंदरूनी कलह चल रहा है, वो जब तक आसियान उसमें लीडरशिप लेकर उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, तब तक भारत के लिए बहुत मुश्किल बनी रहेगी। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा भारत जब सिक्योरिटी को डिस्कस करेगा आसियान जी। देशों के साथ। जी। लेकिन हर्ष जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जाहिर तौर पर व्यापार की बात है और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी के साथ बढ़ी है और भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, व्यापार की दृष्टि से आप वो संभावनाएं कौन सी देखते हैं जिसमें आसियान देश और भारत आगे बढ़ सकते हैं और दोनों के लिए वो जरूरत है आर्थिक दृष्टि से? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से जो हमारा अचीवमेंट रहा है वो अभी भी थोड़ा कम रहा है, जी। क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो जो उस क्षेत्र में जो काम चल रहा है वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिस तेजी से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था हम बनते जा रहे हैं, तीसरे 5वें नंबर से अब तक पहुंच गए हैं और बड़ी जल्दी 5 ट्रिलियन फिर 10 ट्रिलियन का हमारा एम्बिशन है। वो उतनी अगर कैपेसिटी जब आसियान देश देखते हैं, तो वो स्केल जो है वो सिर्फ भारत के पास है। वो पहले चीन की तरफ देखते थे। चीन में अंदरूनी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं और चीन की वो कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो वहां पर अगर आप भारत को स्टैब्लिश कर पाते हैं और जिस तरह से जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, अमेरिका और चीन के बीच में, पश्चिमी देशों के और चीन के बीच में जो तनाव चल रहे हैं, उससे अगर आसियान देशों को आगे निकलना है और संभावनाएं खोजनी है, तो भारत जिस तरह का स्केल और स्कोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्रदान करता है आसियान को, वो कोई और देश नहीं करता पूरे रीजन में। तो मुझे लगता है कि वो जो आर्थिक संभावनाएं हैं उनको टटोलना, उनको आगे ले जाना और उनके साथ एक नए स्ट्रक्चर का गठन करना, क्योंकि जो पुराना हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें कुछ समस्याएं भी थी और जी। उन समस्याओं को लेकर भारत आगे बढ़ना को सुलझाकर भारत आगे बढ़ना चाहता है। तो मुझे लगता है वो जो नई एक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो भारत और आसियान के और सुदृढ़ होते संबंध, खासकर आर्थिक संबंध, बहुत महत्वपूर्ण पिलर रहेंगे, न सिर्फ भारत आसियान संबंधों के लिए, बल्कि जो पूरी हिंद प्रशांत की आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी।
जी, जाहिर तौर पर आसियान भारत शिखर सम्मेलन एक नई दिशा प्रदान करेगा इन देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, व्यापार की दृष्टि से बात की जाए या सुरक्षा की बात की जाए। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।